हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये आपका 90 मिनट का जो लेक्चर रहेगा, 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, जितना भी टाइमिंग है आपका, ये लेक्चर आपके ना केवल एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा बल्कि आपके मन में जो डाउट हैं यूपीएससी को लेकर, इस जर्नी को लेकर, तमाम तरह की जो भी आपकी संशय हैं, जो भी शंकाएँ हैं, वो सारी इस डिस्कशन के बाद आपकी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इस डिस्कशन को सुनने के बाद आपके अंदर एक नई तरीके की एनर्जी, एक नई तरह का जोश आपके अंदर होगा और आप अपने लक्ष्य के लिए बेहतर तरीके से आप मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात, हम लोग जब बात करते हैं यूपीएससी की, हम लोग इसको ना क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में जैसे हम लोग पूछते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है, उसका आंसर दो, तो हम लोग उस पॉइंट फॉर्म में करेंगे ताकि आपको चीज़ें और विस्तार तरीके से आराम से समझ में आ सकें। ठीक, तो देखिए पहले सवाल यही है, जो न्यू कमर है उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कहे तो से एक संवैधानिक एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। इस संस्था का क्या काम है? इस संस्था का काम है कि भारत सरकार के जो कार्यभार को चलाने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी भर्ती लेने का काम कौन करती है? यूपीएससी करती है। ठीक है, यूपीएससी के द्वारा कई प्रकार के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आईएएस का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है, और भी बहुत सारे, इंडियन स्टैटिस्टिकल जो होते हैं, सांख्यिकी आयोग है, उसके अंतर्गत भी यूपीएससी भर्ती कराता है। तो ये यूपीएससी का, लेकिन हम जो बात करेंगे, जो फोकस करेंगे, वो हमारा है यूपीएससी का जो आईएएस एग्जाम होता है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इसी पे टारगेट करेंगे, हमारा मोटिव इसी को अचीव करना है, आपका सपना ही यही है। ठीक, तो आईएएस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि भाई एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी नॉर्मल है कि आपको क्या होना चाहिए? जस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, जस्ट आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें फिर आपका एलिजिबिलिटी के बाद आपका सवाल उठता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है ना। एग्जाम पैटर्न, भाई किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर आप को पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसमें क्या आता है, क्या नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम पैटर्न है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न, आई होप आवाज़ की कोई इशू नहीं होगा, आप लोगों को क्लियरली मेरी साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न, ठीक है, तो देखिए एग्जाम पैटर्न में आपका प्रीलिम्स, आपका मेंस, और फिर है आपका पर्सनैलिटी इंटरव्यू जो जिसको बोलता है। ठीक है, प्रीलिम्स में आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक जीएस का है, एक सी सेट का है। मेंस में आपके 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का, एक आपकी लैंग्वेज का, हिंदी। वैसे तो 22 लैंग्वेज है, 8वीं अनुसूची में आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, बट जनरली हम लोग हिंदी के ऊपर फोकस है, तो हिंदी हमारी लैंग्वेज है। उसके बाद एक आपका पेपर है एसए का, एक आपका 4 फिर आपके जीएस के पेपर हैं, 4 आपके जीएस के पेपर हैं। एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है जिसके 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो कुल मिला के ये सारा का सारा 1750 मार्क्स का, और फिर आपका इंटरव्यू है वो आपका लास्ट में। तो फाइनल में आपका मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़कर एक कट ऑफ बनती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। अभी हम लोग जो फोकस करने वाले हैं, ये आपको मैंने एक छोटी सी समरी दी है, डिटेलिंग पर इसके ऊपर हम लोग कभी दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे, बट हमारा जो भी टारगेट है वो है प्रीलिम्स। ठीक, इसको देखिए, जीएस है आपका 200 मार्क्स का, ये जो सी सेट का पेपर है ये क्वालिफाई मार्क्स का है, आपको इसको 67 मार्क्स आपको लेने पड़ते हैं इसमें 200 में से। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जो कट ऑफ निर्धारित होती है वो कट ऑफ बनती है आपकी इसमें से, इस 200 नंबर में से। और ये जीएस का पेपर है जो सारा का सारा आपका फ्यूचर निर्धारित करता है। ठीक, तो इसको लेकर हमें सीरियस रहना है, इसको लेकर हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, कैसे हम लोग सक्सेस नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्या हमारे रीजन है, ये तमाम बातें इस वीडियो में आपकी होने वाली हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्या है, अब बात आती है कि भाई जो जीएस है, जीएस फर्स्ट एग्जाम है, उसमें क्या क्या चीज़ आती हैं।
ठीक है, तो देखिए इशू जो है हम इसको एक इश्यूज की तरीके से समझते हैं। सबसे पहली बात, अब देखिए आप फोकस हो जाइएगा। अब जो ये मैंने सारी बातें बताई, एक आपका एक भूमिका थी, आप इसको समझिए, लेकिन अब सीरियसनेस के साथ आप इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, देखिए मुद्दा क्या है। सबसे पहला मुद्दा, हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम। ये मुद्दा पिछले 10 सालों से लगातार आपके समक्ष है। आपके जो दोस्त है वो तैयारी कर रहे होंगे, कोई घर वालों में से तैयारी कर रहा होगा, तो ये मुद्दा हमेशा सुनने को आता है कि भाई हिंदी मीडियम वालों का तो सिलेक्शन नहीं होता, इंग्लिश मीडियम वालों का ज़्यादा सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए इसमें मैं ये कहूँगा कि पूरी तरीके से ये बात झूठ भी नहीं है कि कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन कम है, ये फैक्ट है। क्यों फैक्ट है? 2010 से पहले आप देखेंगे कि जो रेशियो था वो 55-40 ये रेशियो था। अगर 100 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो 100 में से 55 इंग्लिश मीडियम के थे और 45 आपके हिंदी मीडियम के थे। ये रेशियो है, ये फैक्ट है, डाटा है यूपीएससी का ऑफिशियल। ठीक, लेकिन 2010 के बाद 2011 में आपका पैटर्न चेंज हुआ। उसके बाद सी सेट एक पेपर को कंपलसरी बनाया गया। उसके बाद से चीज़ें लगातार बिगड़ती चली गई हैं। लगातार आप देखें हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो डिक्लाइन होता आया है। लास्ट अब फिलहाल करंट सिचुएशन की बात करें, 2011 से लेकर 2020 तक की जो हम लोग बात करें, ये रेशियो आपका घटकर 85-15 आ गया है। अगर 100 में से 85 बच्चे इंग्लिश मीडियम के सिलेक्ट हो रहे हैं तो 15 बच्चे आपके लैंग्वेज, सिर्फ हिंदी नहीं, ओवरऑल लैंग्वेज, इसमें मराठी आ गई, कोंकणी आ गई है, आपकी गुजराती आ गई है, तो जितनी भी भाषाएं हैं जो हमारी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, उनके कुल मिला के 15 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक, हमारा फोकस चूंकि हिंदी पे है तो हम लोग हिंदी की बात करेंगे। तो हिंदी का रिजल्ट आप ये लोग ये देखिए, 2010 में जो रिजल्ट आता था उसमें टॉप 10 में 2 या 3 हिंदी मीडियम के छात्र रहते थे। बट अभी जो करंट सिचुएशन है कि उसमें लास्ट ईयर 2019 की मैं बात करूं, 2019 में 317वीं रैंक थी और ये हिंदी माध्यम में टॉपर था। 317वीं, कहां से कहां गए हैं, है ना? वो लता मंगेशकर का सॉन्ग आपने सुना होगा, ये कहां आ गए हम तेरे साथ चलते चलते। ये वही है कि यूपीएससी के साथ चलते चलते देखिए हम लोग कहां से कहां पहुंच चुके हैं। कहां तो हम लोग टॉप 10 में 2 या 3 थे, आज हम लोग 370वीं रैंक है हिंदी मीडियम के छात्र की और वो टॉप है हिंदी माध्यम में। तो सर अब सवाल उठता है कि इसका रीजन क्या है, इतने बुरे हालात कैसे हो गए हमारे, ठीक है ना? अब इसका रीजन देखना हमें कि भाई इसका रीजन क्या है, क्यों 2 या 3वें रैंक से हम लोग 370वें रैंक पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में भी क्या रीजन है। तो सबसे पहली बात है, कारण लिख लेते हैं हम लोग, इसके रीजन क्या क्या इसके कारण है। ये वो कारण है जो लगते हैं कि शायद कारण है, मतलब ये एक्चुअल रीजन नहीं हो सकते। ये रीजन वो हैं जो समाज में प्रचलित हैं, जो स्टूडेंट के बीच में प्रचलित हैं, जो कहीं ना कहीं दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बच्चों ने बनाया हुआ है, वो रीजन है ये। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कि यूपीएससी बायस्ड है, मतलब यूपीएससी भेदभाव करती है हिंदी माध्यम के छात्रों के और इंग्लिश माध्यम के छात्रों के बीच में। ठीक है, अब देखिए क्या ये बात सही है? मैं कहूंगा नो। आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि 10 में से टॉप 10 में 2 या 3 आते थे, अब हम लोग 370वीं रैंक पे आ रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि बायस नहीं है। तो बायस नहीं है तो हमारा अब टॉप 10 में रैंक क्यों नहीं है? सर उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि यूपीएससी अगर बायस होता तो अभी भी हिंदी माध्यम से सिलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, और लगातार देखिएगा कुछ कैंडिडेट आपको ऐसे भी दिखे होंगे जिन्होंने हिंदी माध्यम में 2018 में कोई रैंक लिया, मान लो उन्होंने आईआरएस लिया 2018 में, तो 2019 में उन्होंने अपनी रैंक को सुधारते हुए आईपीएस तक पहुंचे और 2020 में रैंक को सुधारते हुए वो आईएएस तक भी पहुंचे।
ये कंटिन्यूसली देख रहे हो ना चीजें, निरंतरता। अगर यूपीएससी 22 है तो ये पॉसिबल नहीं होता सर, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बच्चा लगातार अपना रैंक इंप्रूव करता जा रहा है, उसी लैंग्वेज में पेपर दे रखे उसने, बार बार वही चीजें दोहरा रहा है, वही चीजें पढ़ रहा है। हाँ, लेकिन उसका लिखने का तरीके में हर बार सुधार आ रहा है, जिसका परिणाम उसको हर बार अपनी रैंक में सुधार के तौर पर मिल रहा है। तो ये बायसनेस का जो एग्जाम वो है, तो ये तो पूरी तरीके से आप लोग भूल जाओ। अब दूसरी बात, सेकंड थिंग ये है कि भाई एग्जाम कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा जटिल है। तो इसका आंसर है कि हाँ, मैं नहीं कहूंगा कि एग्जाम बहुत इजी है। ऐसा कि आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी कई बार पढ़ा होगा, और ये बात कुछ हद तक सच भी है कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। इसका सिलेबस इतना बड़ा है, ऐसी कहावत है यूपीएससी के जो कैंडिडेट है उनके बीच में कहावत है कि अंडर द स्काई जो भी कुछ है वो सब यूपीएससी का सिलेबस है। तो कॉम्प्लेक्स है एग्जाम, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। बट ये जो कॉम्प्लेक्स है ना सर, ये सभी के लिए है, ये कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ये सभी के लिए है, आपके लिए कोई अलग नहीं, मेरे लिए कोई अलग नहीं है, या जो टॉप आ रहा है बच्चा उसके लिए कुछ अलग नहीं है। सबको सेम इन्वायरमेंट है, सबको सेम अवसर है, सबको सेम क्लासरूम में बैठ के पेपर देना है। प्रीलिम्स का सेम पेपर आएगा, मेंस का सेम पेपर आएगा, आप अपनी मर्जी से ऑप्शनल चूज करते हो वो भी सबका सेम आएगा। तो सर अगर कॉम्प्लेक्स है तो सबका है। कई बार कहते हैं कि भाई अब की बार प्रीलिम्स का पेपर बहुत टफ आ गया, तो सर अगर टफ पेपर आ गया तो उसकी कट ऑफ भी तो कम गई है ना, और सभी की गई है। कभी कट ऑफ 116 पे गई है तो कभी कट ऑफ 95 पे भी गई है। तो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी का जो ये क्वेश्चन है ये भी निराधार है, ये सबके लिए मुश्किल है, इसमें कोई भी डिफरेंशिएट नहीं है। थर्ड जो रीजन है आपका इसका, लैंग्वेज, भाषा। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हमेशा ये चुनौती रही है कि यूपीएससी गूगल ट्रांसलेट करता है। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं फैक्ट के माध्यम से। देखिए सी सेट का जो एग्जाम है उसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, है ना, कुछ पैराग्राफ आते हैं, लगभग 27 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन ऑन एंड एवरेज हर साल आते हैं। तो उसकी जो पहले क्या करता है यूपीएससी की ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हम देखें तो इंग्लिश में ही एग्जाम पेपर बनाता है, उसको गूगल की ट्रांसलेट करता है, फिर हिंदी में वो आपको पढ़ने को मिलता है। तो इसमें सच है ये बात कि कुछ ना कुछ तो गूगल जब ट्रांसलेट करता है तो वो मिस्टेक कर देता है चीज़ों का। जैसे किसी ने स्टील प्लांट लिखा, स्टील प्लांट का मतलब भाई ऐसा कारखाना जहां पर इस्पात बनता है, स्टील बनता है, लेकिन हिंदी में उसका रूपांतरण क्या आएगा, इस्पात का पौधा, इस्पात का पौधा। तो जिस बच्चे ने केवल हिंदी पढ़ी है वो बच्चा जब इंग्लिश की तरफ अगर मूव नहीं करेगा तो सी सेट में उसका फेल होना निश्चित है, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंशन का आंसर नहीं दे पाएगा। तो ठीक है, ये बात सही है कि लैंग्वेज कहीं ना कहीं सी सेट में मैटर करती है, लेकिन सर ये भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा सी सेट के एग्जाम में 80 क्वेश्चन आते हैं, 27 क्वेश्चन आप मान लो कि कॉम्प्रिहेंशन के आगे है, बाकी के आप 53 क्वेश्चन, बाकी के आप 53 क्वेश्चन तो मैथ और रीजनिंग के हैं। इसके बारे में क्या कहोगे आप, इसका क्या जस्टिफिकेशन दोगे? ये क्या सही है? आपको 53 क्वेश्चन है, यहां पर आप 27, टोटल आपको करने कितने हैं, कुल 27 क्वेश्चन। तो इसका मतलब तो आप जब हिंदी मीडियम वाले छात्र पेपर देने जाते हैं तो उसमें कहते हैं भाई हम लोग तो केवल 27 क्वेश्चन ही कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन को लेकर जब हम लोग बार बार लड़ाई दंगा करते हैं, बार बार अपने माइंड पर हम प्रेशर डालते हैं कि भाई कॉम्प्रिहेंशन में गूगल ट्रांसलेशन ने सारी चीजें बिगाड़ दी है, तो सर 53 क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बिगड़ा है। आप उसमें से 20 कर दो, आप उसमें से 20 कर दो, इसमें से आप 17 क्वेश्चन भी कर लो, 10 क्वेश्चन गलत भी कर लो, तो भी आपके 37 क्वेश्चन हो गए, तो भी आप पास हो जाओगे, है ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं। ठीक, अब दूसरी बात, यूपीएससी ने अब एक और भी चीजें हैं, देखिएगा। यूपीएससी की जब हम लोग बात करते हैं, मैं आपको कुछ पहले एग्जाम्पल देता हूं, समझिए इस चीज को। 10 लाख बच्चे यूपीएससी में हर साल फॉर्म फिलअप करते हैं। 10 लाख में से देखिएगा अब कैसे हम लोग हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के साथ कैसे हम लोग खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं।
आप किसी और को नहीं बेवकूफ़ बना रहे हो, खुद को ही बना रहे हो। आप यूपीएससी के ऊपर ब्लेम दे सकते हो, बड़ा इजी है। आप अपने जीवन के 6-7 साल खराब कर सकते हो, बड़ा इजी है। लेकिन आप अंत में ये कह दोगे कि यूपीएससी की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। और आपको ही पता कि आपकी अंतरात्मा भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही है, ये फैक्ट है। अब देखिए 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 5 लाख बच्चे आपके प्री का एग्जाम देते हैं, ठीक, ये मोटा मोटा अप्रोक्स है। 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। 5 लाख में से आप ये मान के चलो कि भाई 2.5 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और 2.5 लाख बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। ये हिंदी के हैं, ये इंग्लिश के हैं। 5 लाख हो गए आपके। अब मेंस कितने बच्चे लिखते हैं? 15,000 बच्चे। 15,000 बच्चे ही मेंस लिखते हैं। यहां पर दोनों चीजें समान है, यहां पर कोई इशू नहीं आ रहा है, यहां पर दोनों चीजें समान है। अब अंतर कहां आता? अब अंतर आता है यहां। अब अंतर यहां आता है कि 15,000 में से सर लगभग 12,000 बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के प्री पास करते हैं और 3,000 बच्चे आपके हिंदी मीडियम के प्री पास करते हैं। यहां 12,000 है, यहां 3,000 है। अब देखो आगे चलते हैं, मेंस कितने बच्चे पास करते हैं? मेंस पास करते हैं सर 3,000 बच्चे कुल, ठीक। 3,000 बच्चों में से जब मेंस करते हैं तो इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। 1000 सीट पे ही ये सारा मुकाबला है। मैं 1000 का लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा सीट का नहीं, 1000 सीटों का मैं लेके चल रहा हूँ। तो सर लेने तो 1000 ही बच्चे हैं, यहाँ से 1,000 बच्चे ही लेने हैं। 3,000 बच्चे, जो 3,000 बच्चे आए हैं जो मेंस लिख के आए हैं, तो मेंस में सर जब यहाँ पर आप प्री में आपके केवल 3,000 बच्चे पास हुए हैं, 12,000 इंग्लिश के हुए, 3,000 हिंदी के हुए, तो जब मेंस की बात आती है तो मेंस में भी आपका लगभग ये मानो 2,500 बच्चे इंग्लिश मीडियम के और 500 बच्चे आपके हिंदी मीडियम के मेंस क्रॉस करते हैं। मेंस क्रॉस करते हैं 500 बच्चे। अब इन 3,000 में केवल 500 बच्चे रह गए हैं। तो जब फाइनल लिस्ट आती है तो ये फाइनल लिस्ट में ये आंकड़ा 500 से गिरकर 50 रह जाता है और वो आंकड़ा बढ़कर आपका 950 पहुंच जाता है। ये गेम है, यहां है समस्या, एक्चुअल समस्या यहां है। जो ये 50 बच्चे हैं, तो देखिए प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से हुई? यहां तक दोनों इक्वल थे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, कोई डिफरेंशिएट नहीं था। ये जो ब्लंडर हुआ ना प्रीलिम्स में जो ब्लंडर हुआ है, ये है सबसे बड़ी मिस्टेक। आप यहां पर केवल 3,000 पास कर रहे हो, यहां पर 12,000। 15,000 में से अगर हम लोग ये ब्लेम गेम ना खेलकर अगर हम लोग इस आंकड़े को 7,500 और 7,500 पर ले आए, यहां भी 7,500 है, यहां भी 7,500 है, तो क्या रीजन है कि ये 50 का आंकड़ा बढ़कर 500 नहीं पहुंचेगा? कोई रीजन नहीं है। तो मिस्टेक हो रही है इस प्रीलिमिनरी स्टेज पर, हमसे प्री क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये सच्चाई है। कभी सी सेट रह जा रहा है, कभी आपका जीएस में मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं। ये चीजें हैं जो हमें सच्चाई है, ये आपके सामने है, ये आंकड़े हैं। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है। आप इमोशनल होके मत सोचो, जो फैक्ट है उनके साथ बात करो। अब चलो खाली हिंदी मीडियम का सोचते हैं। देखो 2.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया हिंदी मीडियम के, ठीक। 2.5 लाख बच्चों में से अब देखते हैं जो सीरियस बच्चे हैं। सीरियस जो बच्चे हैं, मान लो 50,000 ऐसे बच्चे हैं जो सीरियस है, जो ब्रिलियंट है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, उनका लक साथ नहीं देता, वो 1 मार्क्स से रह गए, 2 मार्क्स से रह गए, कोई तो पॉइंट से भी फेल हो जाता, 0.2 से, 0.4 से, इस तरीके से आप फेल हो गए। ये होता है या नहीं होता है? आप लोगों, आपके साथ भी होगा, आपके दोस्तों के साथ भी हुआ होगा, ठीक है। ये 50,000 है। अब 2 लाख बच्चे, अब सर 2 लाख बच्चों में से कम 1 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो सी सेट में फेल हो जाते हैं लेकिन जीएस में पास हो जाते हैं। सी सेट में फेल हो जाते हैं बट जीएस में पास हो जाते हैं। ये वो बच्चे हैं, सी सेट में उनको 67 मार्क्स नहीं आते लेकिन वो जीएस में 100+ स्कोर कर देते हैं। ये और भी बड़ा दर्दनाक चीज है। और 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो नॉन सीरियस हैं, जो सिर्फ क्राउड है,
वो जानबूझ के बस पेपर में मतलब देखने जाते हैं। कुछ लोग ऐसे मिले होंगे ना आपको जो कहते होंगे मैं तो बस एग्जाम का पैटर्न देखने गया हुआ हूँ। तो भाई साहब ये जो एग्जाम है ना, ये पैटर्न देखने के लिए नहीं बना है। ये पैटर्न आपको देखना तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोग एग्जाम का पैटर्न देखो। यूपीएससी में एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आप खुद को टेस्ट कर रहे हो, ये बेवकूफ़ी कर रहे हो आप लोग, क्योंकि इसमें फिक्स आपके चांसेस हैं, आप इनको गवा रहे हो। ठीक है ना। वहां आपको जो प्रेशर झेलने को मिलेगा ना, वो आपका बस उसी टाइम मिलेगा, आप उसको और कहीं फील नहीं कर सकते हो। तो आप कंपैरिजन ये बंद करो कि आप मैं तो एग्जामिनेशन हॉल में गया था ये देखने के लिए कि एग्जाम कैसे होता है, ये टेस्टिंग करनी बंद कीजिए। तो ये हैं चीजें। तो ये जो 50,000 बच्चे हैं जो कई बार लक नहीं चलता उनका, वो फेल हो गए, जो सी सेट में कमजोर हैं, जो सी सेट में डरते रहते हैं, तो इन बच्चों का ही यहां से रिजल्ट बढ़ेगा, यहां से रिजल्ट बढ़ेगा। ये बच्चे जो 50,000 हैं जो लक से फेल हो गए हैं, इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ चांसेस है कि ये लोग अगर अपना स्टैटिक पोर्शन कुछ थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लें तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि इनके जो सक्सेस के चांसेस है वो बढ़ जाए। सी सेट अगर ये बच्चे अपना स्ट्रॉन्ग कर ले तो क्या रीजन है कि ये लोग मेंस ना लिखे। ठीक है ना। और मेरा पर्सनल थिंकिंग ये है कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के अंदर जो कैलिबर है, जो कैपेबिलिटी है, वो शायद ही दूसरी भाषा के किसी स्टूडेंट के अंदर हो। मैं ये ओपन तरीके से बात कहता हूं, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्र जो होते हैं पढ़ते बहुत हैं, मेहनत बहुत करते हैं, हार्ड वर्किंग है, सारी चीज़ें हैं, बट कई बार क्या होता है कि उनको सही स्ट्रेटेजी नहीं पता है, ऐसी चीज़ों पर टाइम वेस्ट करते रहते हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। जिनमें सबसे बड़ा है ब्लेम गेम यूपीएससी के ऊपर। किसी एक कैंडिडेट का नहीं हुआ, उसके 8-9 अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, तो वो अपने से जूनियर स्टूडेंट को ये सलाह देने लग जाता है कि यूपीएससी तो तेरे को लेगी ही नहीं, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। यूपीएससी हिंदी माध्यम के साथ बायसनेस करती हैं, और किसी चीज़ की तैयारी कर लो। तो ऐसे लोग भी आपको मिलते हैं। ठीक। तो देखिए, लेकिन अब आज के टाइम में मैं जो आज का सिनेरियो बता रहा हूं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो प्रो हिंदी है। ये मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, आज की जो गवर्नमेंट है वो प्रो हिंदी है। हिंदी को बढ़ा चढ़ाना वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो भी पढ़ाई है वो भी अब आपकी हिंदी में होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी प्लस बेनिफिट हुआ है। तो आने वाले समय में हिंदी का जो भविष्य है वो उज्जवल है। इसको लेकर आप अपने माइंड में किसी भी प्रकार की शंका मत रखिए कि हिंदी खत्म हो जाएगी। सर, भारत से हिंदी को कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई भी नहीं खत्म कर सकता। ये तो क्या होता है ना, इंग्लिश मीडियम के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है या संस्थान है, उन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है कि आपको ये लगता है कि हिंदी मीडियम के छात्र बहुत कमज़ोर हैं। आपके बगल में जो इंग्लिश मीडियम का छात्र एग्जाम दे रहा है, तो प्री में जो फेल होते हैं 2.5 लाख में से इंग्लिश मीडियम के, उनमें से भी तो सिर्फ 12,000 पास हो रहे हैं। ये बाकी के कहाँ गए? ये भी तो फेल ही हो रहे हैं। तो सर, आपके बराबर का ही है सब कुछ, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं है, सब आपके इक्वल ही है। लेकिन कई बार क्या हमारी स्ट्रेटेजी गलत है, उस स्ट्रेटेजी को ठीक करने का काम हमारा है। जो हिंदी टॉपर्स का जो ये मंच है, ये आपकी उन स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करेगा जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं आगे कि और अदर एक्चुअल में रीजन है क्या जिनके कारण जो हमारा जो हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, वो देखिए। एक्चुअल वास्तविक रीजन क्या है? अब कई बच्चे ये भी कह देंगे कि नाम तो हिंदी टॉपर्स रख लिया आप लोगों ने, लेकिन एक्चुअल रीजन रख रहे हो, वास्तविक कारण क्यों नहीं लिखा? देखिए, लिखने को तो मैं वास्तविक कारण भी लिख सकता हूं, बट आपको इतना भी मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपको इंग्लिश से दुश्मनी करनी है। आपको इतना हैबिचुअल होना चाहिए कि जो सामने से आपसे आदमी इंग्लिश में कुछ बात कर रहा है, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसको इंग्लिश में आंसर दे सको। आपके सामने कोई कंप्रीहेंशन है, कोई न्यूज़ है, कुछ भी है, तो आप उसको इंग्लिश में समझ सको, उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सको। इतना तो आपको समझदार होना पड़ेगा। ठीक। अब देखिए, एक्चुअल रीजन, सबसे पहला रीजन है हमारा जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है, सिस्टम है ना।
जो हमारी प्रारंभिक स्तर पर जो हमारी शिक्षा हुई है वो इतनी बुरी हुई है, हिंदी माध्यम जो ग्रामीण अंचल से जो बच्चे आते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, इतनी बुरी हुई है कि आपको छठी क्लास में जाकर आपको ABCD पढ़नी सिखाई गई। ठीक है ना, ये फैक्ट है। दूसरी बात, अब जैसे जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, वो 9th क्लास में, 8th क्लास में, आज के टाइम में तो शायद 5th क्लास में वो लोग PPT वगैरह बनाना सीख जाते हैं। और जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं हमारे और आप जैसे जो लोग हैं, उनको PPT बनानी आती है। आपका कॉलेज भी जब पास आउट हो जाते हैं, ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में तब पहुंच जाते हैं, तब कभी असाइनमेंट PPT के माध्यम से जमा कराने के लिए नौबत आ गई तो PPT बनाना सीखते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं सीखते। ठीक, 9th क्लास में NCERT में कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा आपका मानसून के बारे में सारी चीजें समझ जाता है, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे जो कॉलेज में पहुंच जाते, ग्रेजुएशन में, जिन्होंने ग्रेजुएशन में जियोग्राफी वगैरह ले रखी होगी, अगर वो वहां पर ध्यान से पढ़ते तब उनको समझ में आता है कि मानसून भी कुछ इंडिया में इंपैक्ट डालता है। तो ये डिफरेंस है सर, ये लगभग 6 से 7 साल का डिफरेंस है। जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, वो 6 से 7 साल का भी उनके बीच में, सोच के स्तर पर उनके बीच में गैप है। दूसरा पॉइंट, हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है, हायर एजुकेशन का सिस्टम हमारे हिंदी मीडियम में क्या है, सिंपल है। आपने ओपन से एडमिशन ले लिया, तैयारी करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया, साल में आपको 4 पेपर देने हैं, 4 असाइनमेंट जमा करा दिए। 4 पेपर भी कब देने हैं, एक कुंजी आती है, उस कुंजी को लास्ट टाइम पे पढ़ा और आपने पेपर दे दिए। तो सर आपकी ना तो समझ विकसित हुई है और ना ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज के साथ मुकाबला कर सकते हो, ना ही आप यहाँ के हिंदू कॉलेज के साथ मुकाबला कर सकते हो। तो कोई मुकाबला है ही नहीं उस तरीके से। उस एजुकेशन प्रणाली ने जो हिंदी माध्यम का बेड़ा गर्क कर रखा ना, उसका कोई मुकाबला है ही नहीं उन बच्चों के साथ, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ठीक, तीसरा है सिलेबस को कंप्लीट ना कराना। इसमें आप करना भी कह सकते हो, कराना भी कह सकते हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज का जो ट्रेंड है ना, बच्चे क्या करते हैं कि आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया तो नाउ यू बिकम फुली डिपेंडेंट ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब आप पूरी तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर निर्भर हो जाते हो कि भाई हमारा सिलेबस करवाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट की है, हमने तो फीस दे दी। अब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको 3 साल लगाए, 4 साल लगाए सो कॉल्ड आपका सिलेबस पूरा करवाने में, तो वो सिर्फ आपकी गलती, क्योंकि फ्यूचर आपका बर्बाद हो रहा है, टाइम आपका खराब हो रहा है। यूपीएससी का सिलेबस जो है मैक्सिमम आपका 1 ईयर्स मैक्सिमम है, ये 1 साल का है सिलेबस बस जीएस का, इससे ज्यादा नहीं है, किसी भी हाल में नहीं है सर, किसी भी सूरत में नहीं है। लेकिन बच्चों को यहां पर 3 साल 4 साल इतने साल तक बिठा दिया जाता है। अब क्या होता है, घर वालों ने भेज दिया, 4 साल हो चुके हैं, एग्जाम कोई निकल नहीं रहा है, प्रीलिम्स ना तो स्टेट पीसीएस का हुआ ना यूपीएससी का हुआ क्लियर। तो क्या कहते हैं बच्चे, कहते हैं कि मेरी तो अभी तैयारी कंप्लीट ही नहीं हुई क्योंकि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो सर कब आपका सिलेबस पूरा होगा? 4 साल में किसी चीज का अगर सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है तो पूरी जीवन सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं मिलेगा। तो बच्चों को खुद अपने अंदर भी ये सेल्फ रिसर्च की एक जो टेंडेंसी होती है ना, वो अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होते कि इंस्टीट्यूट ने सिलेबस करवाया या नहीं करवाया, वो सेल्फ अवेयर होते हैं, अपना सिलेबस खुद ब खुद कवर करते हैं। बस उनको थोड़ा सा ना गाइडेंस देने की जरूरत होती है, वो हमारी तरह पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो जाते किसी भी चीज़ पे। ठीक, अगली बात, नोट्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी, कोचिंग नोट्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी। हम लोगों ने अब क्या किया है, स्टैंडर्ड बुक्स को पूरी तरीके से अलमारी के अंदर फेंक दिया है, उसको निकालना ही नहीं है। किताबों के ढेर लगा दिए हैं कमरों में, उसको खोलना ही नहीं है। हाँ, क्या किया, किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स आया, उसमें पूरे साल का दे रखा है, आप गए और वो उठा के आपने पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन स्टैंडर्ड बुक को आपने हाथ नहीं लगाया। आपने जियोग्राफी की 9th और 11th क्लास की जियोग्राफी नहीं पढ़ी, बट आप मूव कर गए हो माजिद हुसैन की जियोग्राफी की तरफ, तो सर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, आप खुद को धोखा दे रहे हो।
ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं कि आप खुद को धोखा दे रहे हो और किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, आपको वो समझ में नहीं आएगी। ठीक, क्योंकि आपको कुछ बुक्स ऐसी हैं जो बेसिकली एनसीईआरटी ऐसी बुक्स हैं जो स्टैंडर्ड बुक हैं और बेसिक बुक है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी सूरत हाल में आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे करते हैं, बच्चे करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है आपका सी सेट को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देना, है ना। 2014 से पहले जब कट ऑफ दोनों एग्जाम की मिलकर बनती थी, जिसमें जीएस के नंबर भी जुड़ते थे, सी सेट के नंबर भी जुड़ते थे, तो सी सेट के बच्चे मैथ और रीजनिंग को भी सीरियसली सोल्व करते थे। लेकिन 2015 में जब आपको क्वालिफाई कर दिया गया, केवल 67 मार्क्स ही लेने 200 में से, तो बच्चों ने बिल्कुल रिलैक्स मूड में चले गए। उन्होंने सोचा कि यार 200 में से 67 मार्क्स तो आ ही जाते हैं, लेकिन ये आंकड़ा आपको कोई भी नहीं बताता कि 1 लाख बच्चे हर साल हिंदी माध्यम के सी सेट में की वजह से मेंस देने से चूक जाते हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उनको सी सेट उनका क्लियर ही नहीं हुआ है। आप 27 क्वेश्चनों के ऊपर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ जाते हो कि भाई मेरे को तो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, 27 क्वेश्चन है, 27 में से 27 सही कर लूंगा। सर तो ये पॉसिबल नहीं है, आप गलत हो। आपसे 27 क्वेश्चन कभी भी, इवन जब पेपर दे के आते हैं उसके बाद डिफरेंट इंस्टीट्यूट अपनी आंसर की जारी करते हैं, तो जब फाइनल आंसर की आती है यूपीएससी की कॉम्प्रिहेंशन की, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों को भी कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो गलत मिलते हैं, और वो तो एग्जाम भी नहीं दे रहे, उनके पास तो टीम है, रिसर्च कर सकते, उसके बावजूद भी यूपीएससी के आंसर 5 से 6 क्वेश्चनों के आंसर अलग मिलते हैं। तो सर आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि केवल 27 क्वेश्चन के भरोसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ जाओगे? नहीं हो पाएगा ना आपसे। तो आपको ये जो 53 क्वेश्चन है ना, इनमें से 20 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे बाय हुक या क्रुक, वो आपको करने पड़ेंगे। वो आपको इतना कैपेबल होना पड़ेगा कि आप तिकड़मबाजी लगाकर, ट्रिक लगाकर या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप वहां तक पहुंच जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, इसको साफ कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट बात है आपकी सोशल मीडिया पर ज्यादा रिलायबल होना। आप अभी बच्चों की क्या टेंडेंसी हो गई है, मान लो आप कोई टॉपिक कर रहे हो, आपको उस टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया, तो तुरंत आपने क्या किया, बुक को तो साइड में रखा और यूट्यूब पे उसको आपने क्लिक किया और यूट्यूब पे आप उसको सर्च करने लगे। अब यूट्यूब तो समुंदर है, आपने कुछ वर्ड लिखा, उससे रिलेटेड आपके सामने 1000 वीडियो निकल के आ जाएगी। अब बच्चा पता चला 3 दिन से वही वीडियो देख रहा है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल वो अपने आप का नुकसान कर रहा है, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, जीरो बेनिफिट होगा। ठीक, आपको अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो उसकी बेसिक बुक पढ़िए, आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, बट एक रेफरेंस के तौर पर, ना कि मेन रिसोर्स के तौर पर। मेन रिसोर्स आपकी बुक्स ही हैं। आपको अगर किसी चीज पे रिलाय होना तो बुक्स पे ही होना पड़ेगा। ठीक, आपको ये नहीं होना कि भाई मेरे को ये नहीं समझ आ तो यूट्यूब खोल के देख लिया, शायद उससे समझ में आ जाए। अगर मैं भी आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, आपने मेरी वीडियो देख ली है, जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो मेरी वीडियो आपने देख ली है, आपको कुछ चीजें समझ में आई हैं, और कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आई है तो देन आप स्टैंडर्ड बुक पे जाइए। ठीक, बुक में पढ़िए। आपको तब भी समझ में नहीं आ रही हैं चीजें, तो आप 1-2 वीडियो और देख सकते हैं, या दोबारा क्लास का रिवीजन करके आप उस चीज को थोड़ा और डाउट सोल्व कर सकते हैं। बट आप भाग नहीं सकते, आप केवल वीडियो के ऊपर रिलाई होगे तो आपके चांसेस है कि आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। बुक को मत छोड़िएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा इशू जो मेरे को लगता है, करंट अफेयर के ऊपर अधिक फोकस करना। करंट अफेयर को लेकर डिफरेंट ये जो इंडस्ट्री है कोचिंग की, इन्होंने इतना हवा बना दिया कि करंट अफेयर अगर आपने नहीं किया तो आप फेल हो जाओगे, आप पास हो ही नहीं सकते। अच्छा,
तो अगर ऐसा है तो आप एक बात बताइए, 100 क्वेश्चन आपके जीएस में आते हैं, 100 में से आपका मैक्सिमम करंट अफेयर 25 क्वेश्चन मान के चलो, मैक्सिमम बता दिया मैंने, 75 क्वेश्चन तो आपके स्टैटिक्स के आते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टैटिक्स प्योर आता है, लेकिन अगर स्टैटिक्स के साथ करंट अफेयर मिक्स करके भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके लिए भी आपको स्टैटिक पोर्शन आना कंपलसरी है। ठीक, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, इन 25 क्वेश्चनों के लिए, अब तो 25 आते भी नहीं है, लास्ट ईयर तो 8-10 क्वेश्चन ही आए थे, लेकिन इन 25 क्वेश्चनों के लिए वो लोग क्या करते हैं, डेली करंट पढ़ते हैं, हफ्ते का करंट पढ़ते हैं, फिर वीकली मैगजीन आती है उसको पढ़ते हैं, फिर मंथली मैगजीन आती है उसको पढ़ते हैं, फिर 3 महीने की कंपाइल करके करंट अफेयर की मैगजीन आती है उसको पढ़ते हैं, फिर 6 महीने की कंपाइल करके आती है उसको पढ़ते हैं, फिर पूरे साल की आती है कंपाइल करके उसको पढ़ते हैं। इतना करंट अफेयर पढ़ना ही क्यों है, इसको क्यों बुला देते हो आप लोग? ये 75 क्वेश्चनों को कौन सॉल्व करेगा? कट ऑफ कितनी जा रही है आपकी? आप ये बताओ ना, ये स्ट्रेटेजी आपकी इस तरीके से रोंग है। 75 क्वेश्चन है आपके, कट ऑफ कितनी जा रही है? मैक्सिमम किसी भी सूरत हाल में 120 मार्क्स से ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती, यूपीएससी की कभी भी नहीं जा सकती। तो सर क्वेश्चन तो 60 ही सही करने हैं 100 में से, तो इसको लेकर इतना क्यों शोर शराबा मचा रखा है आपने? दुकान भरी पड़ी है, हर जगह आप देख रहे हो कि करंट अफेयर के पोस्टर लगे हुए हैं, करंट अफेयर बच्चे पूरा महीना पढ़ने के बावजूद भी बच्चों का ये रहता है कि मेरे को करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं। उसका रीजन क्या होता है कि बच्चे ने कोई क्वेश्चन उठाया, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, टेस्ट निकालना स्टार्ट किया, उसने उसमें कुछ नया दिख गया तो उसको ये लगा कि यार ये तो मेरे इंस्टीट्यूट ने या मेरी कोचिंग ने पढ़ाया ही नहीं, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, तो वो उसकी बुक लेने के लिए भाग निकला, भाई इसमें करंट अफेयर दे रखा है। तो यूपीएससी ऐसे करंट नहीं पूछती है, और करंट का मतलब ये भी नहीं होता कि आपके चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है वो सब करंट है। नहीं सर, ये करंट नहीं है, ये करंट नहीं है। चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया, ये करंट अफेयर नहीं है। यूपीएससी ये नहीं पूछने वाली कि कितने मिलियन डॉलर का करंट वो दे दिया लोन, लेकिन चाइना ने श्रीलंका को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया। ये यूपीएससी के इंपॉर्टेंस की चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। डेब्ट ट्रैप क्या होता है, इसको इकोनॉमिक्स में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, तो करंट अफेयर का जो ये हवा है ना, अपने दिमाग से निकालिए, प्लीज निकालिए। आपको रिलाय होना पड़ेगा पीआईबी जैसे जो ऑथेंटिक सोर्स है, योजना, भारत सरकार की पत्रिका, कुरुक्षेत्र, आप इनके ऊपर रिलाय होइए, आपको होना है तो। ठीक है ना, करंट को अगर आपको कवर करना तो पीआईबी, योजना, कुरुक्षेत्र, यही चीजें हैं, इससे ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और ये भी सोचिए कि जो आपको नहीं आता वो मोस्ट प्रोबेबली किसी को भी नहीं आता। जो अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल है या कुछ ऐसा है कि भाई वो पूरी तरीके से आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस है, केवल आपके लिए नहीं है। तो आप ही उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे तो और भी नहीं कर पाएंगे। तो इतना ज़्यादा माइंड में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाई करंट अफेयर, उसको लेकर आप अपने जो स्टैटिक पोर्शन है ना, इससे दूर जा रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा दूर चले जा चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि इन 25 क्वेश्चनों के कारण मैंने 75 क्वेश्चन का नुकसान कर लिया। इसमें से आप 25 कर भी लोगे तो सर इसमें से आप 25 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका स्टैटिक्स तैयार ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये रीजन है जो आपके आज के टाइम में मैटर करते हैं, जो जिसके कारण आपका प्रीलिम्स बार बार रुक रहा है। ठीक, और एक बात, प्रीलिम्स एग्जाम की ना एक स्ट्रेटजी है, सोल्व करने की स्ट्रेटजी है ना, प्रीलिम्स एग्जाम को सोल्व करने की स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी इन द सेंस, आपको 100 क्वेश्चनों में से 100 अटेम्प्ट नहीं करने होते, उसमें से आप मैक्सिमम 75 क्वेश्चन या मैक्सिमम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। 20 क्वेश्चन जो है उनके ऊपर हाथ पैर मत मारिए, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग है, आपको डुबो जाएंगे। ठीक, ये पूरी एक स्ट्रेटजी है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये पूरा एक 1-1.5 घंटे का पूरा लेक्चर रहेगा, कैसे प्रीलिम्स में आप अपने आप को तैयार रखें, कैसे आप पेपर सोल्व करें एग्जामिनेशन हॉल में, कैसे प्रेशर को आप मेंटेन करें, ये तमाम बातें। ठीक है ना, अब बात आती है
तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। अब हम लोग समस्याएं तो देख ली आज के टाइम में क्या चीजें हैं और क्या हमें समाधान करना चाहिए, ठीक। तो व्हाट टू डू में देखिए, सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कीजिए। बेसिक अपनी रूट से दूर मत जाइए, स्टैंडर्ड जो आपकी बुक्स है उनसे दूर मत जाइए। बेसिक जो एनसीईआरटी है आप उनको भाग नहीं सकते। मान लो मैं आपसे हिस्ट्री का एग्जांपल लेता हूं, हिस्ट्री में आपकी जैसे आर.एस. शर्मा है एंशिएंट इंडिया के लिए, मिडाइवल है में सतीश चंद्रा जी हैं, विपिन चंद्रा है मॉडर्न के लिए। आप इन बुक्स को छोड़कर कोई XYZ बुक पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन से आप खुद ही वंचित हो जाओगे, आपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है ऑलरेडी, ठीक। पहली बात स्टैंडर्ड बुक्स। दूसरी बात, आपको जो है आपका स्टैटिक्स पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्टैटिक पोर्शन आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्टैटिक पोर्शन को आप नहीं छोड़ सकते, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। और आप इसके बाद सी सेट को आप सीरियसली लीजिए, प्लीज आप सीरियसली लीजिए सी सेट को, क्योंकि यहां पर गड़बड़ हो रही है, यहां पर कमजोरी है, यहां पर बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि बार बार हम लोग फेल क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो सी सेट में आपको मैथ, अर्थमेटिक और रीजनिंग थोड़ा सा उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, आप इसको बार बार निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सी सेट को सीरियसली लीजिए, स्टैटिक्स पोर्शन है आपका, स्टैंडर्ड बुक है। नंबर 4, आप टेस्ट सीरीज लगाइए, ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट सोल्व कीजिए, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट सोल्व कीजिए ताकि आपको ये पता लगे कि अभी मेरा इस पोर्शन में कुछ कमी है, अभी मेरे को आपको कोई दिक्कत है या कुछ भी चीजें हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगानी चाहिए ताकि आपको अपना स्टैंडर्ड पता चल सके कि आप कहां स्टैंड करते हैं, समझ रहे हो ना इस चीज को। तो ये टेस्ट सीरीज भी आपको बार बार रिपीट करनी चाहिए। और इसके बाद करंट अफेयर की हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। करंट अफेयर के बारे में सिंपल बात है कि पीआईबी, योजना, कुरुक्षेत्र, इनके ऊपर आपको रिलाय होना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो प्रोडक्ट है, जो उनके पत्रिकाएं हैं, मैगजीन है, उनके पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप पीआईबी से उठाइए, चीज़ों को पढ़िए, योजना को पढ़िए, कुरुक्षेत्र को पढ़िए। करंट अगर जॉब आएगा भी ना तो सारा अटेम्प्ट नहीं करना है आपको, जितना आता आप उतना भी कर लोगे वो भी बहुत सफिशिएंट है, ठीक है ना, वो भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, आपको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब ये सारी बातें हुई, अब सवाल उठता है कि भाई हिंदी टॉपर्स का क्या इसमें रोल रहेगा, आने वाले 3 महीने में हम लोग आपके लिए क्या भूमिका अदा करेंगे, है ना। व्हाट इज आवर रोल, व्हाट इज आवर रोल इन योर जर्नी। आपकी इस यात्रा में, हमारी जर्नी, आपकी इस जर्नी में हमारा रोल क्या है, हमारी भूमिका क्या है। तो देखिए सर, हम लोग जो करने वाले हैं वो शायद ही इतने ऑर्गेनाइज तरीके से शायद ही किसी ने किया होगा जो हम लोग आप लोगों के लिए फ्री प्रयास करने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है, बस हमारी इच्छा है कि हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है ना वो बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। वो आपने एक सुना भी होगा, कहते हैं, शेर व शायरी मेरे को ज़्यादा नहीं आती, उसमें कहते हैं कि भाई कि मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है, मेरी कोशिश यही है कि बस ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ठीक। अब कैसे भी हो हमें ये तस्वीर बदलनी है, बार बार हंगामा करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो हमारा रोल क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग आप लोगों को कल से 90 डेज का आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, हर सब्जेक्ट को 15 दिन में, 6 सब्जेक्ट है आप मान के चलो, हर सब्जेक्ट को 15 दिन में आपको कवर करा दिया जाएगा, उसका आपका एक रिवीजन रहेगा। और इसमें केवल देखिए, सिलेबस को 15 दिन में कवर नहीं कराया जा सकता। मैं आपसे कहूं कि 15 दिन में हम सिलेबस कवर करा देंगे, नहीं सर, लेकिन प्रीलिम्स के जो ओरिएंटेड मेंस टॉपिक हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो मेन टॉपिक है उनको कवर करा दिया जाएगा, जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी बार बार पूछता है और बार बार वहीं से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, उसके बावजूद भी गलत हो रहे हैं, वो गलत ना हो ये जिम्मेदारी हमारी है, ठीक। तो 15 दिन में 6 सब्जेक्ट है, 90 दिन में आपका
प्रीलिम्स ओरिएंटेड जितनी भी मेन टॉपिक है उनको सारों को रिवाइज करा दिया जाएगा। ठीक, दूसरी पॉइंट, आपको पीआईबी का एक ईयरली मैगजीन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, वो अप्रैल में आपको मिल जाएगी। आपको पीआईबी की एक ईयरली मैगजीन जिसमें पूरा कंपाइलेशन होगा, पीआईबी ने पूरे साल में क्या किया, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने क्या डेवलपमेंट की है, वो सारी चीज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। और ये सोर्स गवर्नमेंट का है, ठीक है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट का सोर्स है, हम उसको कंपाइल करेंगे, आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप उस क्वालिटी का, उस अच्छे कंटेंट का बेनिफिट उठा सके। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज में भी 3 तरीके की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। एक है आपकी सब्जेक्ट वाइज। कई बार क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे हैं, भाई मैंने पॉलिटी पढ़ी आपने, अब पॉलिटी का आपको रिवीजन करना, तो पॉलिटी के लिए आप टेस्ट लगाओ, तो वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्ट हैं आपके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऐसे इंडिविजुअल टेस्ट लगाइए। फिर उसके बाद आप में जो प्रीलिम्स फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट, आप उनको सॉल्व कीजिए। उसके बाद है आपका करंट अफेयर टेस्ट, है ना, तो आपके दिमाग में जो हवा बना रहता है करंट अफेयर का भी 5-10 टेस्ट आप इसको सोल्व करोगे तो ये भी आपके हो जाएंगे। और देखिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये टेस्ट सीरीज वो टेस्ट सीरीज नहीं है जो आपको मार्केट में मिलेगी, वो स्टैंडर्ड नहीं है। अपने स्टैंडर्ड वो होगा जो यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछती आई है, जिस तरीके से यूपीएससी पूछती है क्वेश्चन। अब देखिए साइंस एंड टेक के क्वेश्चन का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कितने साल हो चुके हैं, यूपीएससी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोमेंटम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वो, कभी यूपीएससी आप लोगों ने देखा कि पिछले 5-10 साल में ऐसे क्वेश्चन पूछती हो? नहीं पूछती। अब यूपीएससी ने चीज़ों को छोड़ दिया पूछना। हाँ, वो अब साइंस टेक से क्वेश्चन क्या पूछ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, पूछती है या नहीं पूछती है? तो इस तरीके के जो मॉडिफाई, अब यूपीएससी सिंपली उतर चुकी है एप्लीकेशन पर। यूपीएससी का अब सीधा सीधा ये है कि भाई आपने जो नॉलेज ली है आप उसको सोसाइटी में अप्लाई करने की आपके अंदर क्षमता है या नहीं है। अगर है तो वेलकम इन यूपीएससी, अदरवाइज आप आउट हो जाओ, आप अगले साल आना। ठीक, तो सिंपली है, एप्लीकेशन बेस ओरिएंटेड क्वेश्चन हो चुके हैं यूपीएससी के। सिंपल पूछती है आपसे कि नीम लेपित जो यूरिया है उसका क्या बेनिफिट है। रोजमर्रा की लाइफ में आप लोग देखते होंगे यूरिया हम लोग यूज करते हैं, नीम लेपित यूरिया भी हम लोगों ने देखा, बट उसका फायदा क्या है ये यूपीएससी आपसे पूछ रही है। ठीक है, तो वो क्या रोजमर्रा से कनेक्ट करके पूछ रही है आपसे, कोई वो बातें नहीं पूछ रही है जो पहले पूछती थी, कार्बोहाइड्रेट क्या, विटामिन क्या है, ये चीज अब यूपीएससी ने पूछना छोड़ दिया है। ठीक है, तो आपको इस टेस्ट सीरीज में केवल वही चीजें मिलेंगी जो आपके लिए वैल्यूएबल है, जो आपके लिए यूजफुल है। गार्बेज करके एक्सप्लेनेशन में एक एक पेज भरना ये हमारा औचित्य नहीं है, ये हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा ही पढ़ना है तो सर उस तस्वीर में कभी भी सुधार नहीं हो सकता, वो और नीचे जाएगी। क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आप एक पेज की एक्सप्लेनेशन पढ़ लो और आपको लगे कि मैंने सिलेबस कवर कर लिया है, वो आपकी भूल है। टेस्ट सीरीज होती है अपनी गलतियों को देखने के लिए, गलती सुधारने के लिए नहीं होती टेस्ट सीरीज। आप अपनी गलती कहाँ कर रहे हो उसको देखो बस, फिर स्टैंडर्ड बुक पे जाओ, उनको पढ़ो ताकि वो दोबारा कभी ना हो। ठीक है, आप उस गलती को देख के आप उसी को सीरियस लेके उसको रिपीट कर रहे हो, एक बड़ा पेज पढ़ो एक वर्ड के लिए, वो फिर टाइम वेस्ट है, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। ठीक, इसके अलावा जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वो है करंट की वीकली क्लासेज। हफ्ते में सैटरडे संडे को 2 दिन आपकी वीकली क्लासेज हो जाया करेंगी। तो क्या इससे क्या होगा ना, आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, मंथ में एकदम करोगे तो बर्डन पड़ सकता है। वीक का 5 दिन का आप लोगों ने 2 दिन में ही कर लिया और चिल हो जाओ, बस उससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है, उससे ज़्यादा आपसे होगा भी नहीं। और नंबर 5 है आपका सी सेट क्लासेज। नंबर 5 है आपका सी सेट की क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। ठीक है, बस मेरा ये सपना है कि भाई हिंदी माध्यम का जो छात्र है ना वो वापस टॉप 10 में आए।
बस हमारा हिंदी टॉपर्स की जो पूरी टीम है उनका यही एम है, उनका यही सपना है कि हिंदी माध्यम का छात्र टॉप 10 में वापस आना चाहिए। जो गरिमा जो लुप्त हो चुकी है, जो अब कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती जा रही है, हमें उसको मजबूत करना है, आपको वापस वहाँ लेके जाना है। ठीक है, आप उसमें सहयोग दो, उसमें साथ दो, आप भी हमारे साथ कोशिश करो, हम भी आप लोगों के साथ कोशिश करेंगे। तो ये तमाम बातें जो आज डिस्कस हुई हैं, ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म था, एक भूमिका थी कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है, हिंदी टॉपर्स फैमिली का लक्ष्य क्या है, वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया हूँ, मैं अभी बता देता हूँ। मेरा नाम सचिन योगी है और मैं आपको इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी जो 2 सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करूँगा कि आप इसमें 100% इतने कैपेबल हो जाएं कि कोई भी क्वेश्चन आए तो घुमा फिरा के आप उसका आंसर सोल्व कर पाओ। अपने को विद्वान नहीं बनना है, सिंपल बात है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। अपने को विद्वान नहीं बनना है, अपने को इकोनॉमिक्स नहीं बनना है, अपने को सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करना है, उसके बाद बनते रहना जो कुछ बनना है। ठीक है, टू द पॉइंट चीज़ें करेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे, अपना जो माइंड का जो बिल्डअप है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब कल से आपका हिस्ट्री की जो क्लासेज हैं वो आपके साथ जो हमारे अध्यापक हैं सिकंदर राणा सर हैं, वो आपके साथ अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो कल से आपकी हिस्ट्री की, एंसेंट इंडिया की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, 15 दिन में वो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट आप साथ साथ चलिए, स्टैंडर्ड बुक आपकी जो है इसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इसके लेकर आपको अगर ये लगता है कि भाई स्टैंडर्ड बुक्स का और जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो भी सामग्री है अध्ययन की, उसको लेकर आप एक बार वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसको लेकर भी आपके सामने वो पूरी वीडियो बना दूंगा। आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। 101% मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जामिनर्स कैसा भी एग्जाम आप में क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो आप उसको इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।